वर्षा कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। प्रयास होगा, रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस ढंग से ठगने का काम किया, उनके निजी सचिव को इनके खिलाफ लड़ा करके उनको हरा दिया। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की सर्वोच्च सदन में पहुंचे, संविधान की रचना सबके लिए कर पाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों के साथ, बाबा साहब के साथ धोखा करने का काम किया है। पीड़ित दुखी अपमानित लोग एनडीए के साथ हैं, ये पीड़ा देने वाले लोग हैं। जिनकी सरकार आती है तो जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी व्यवस्था को बदलते हैं, नाम बदलते हैं, मूर्ति हटाते हैं, सब करते हैं। मतलब दलित दलदल में जाता है बेचारा, अब कितना सताया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दंगे कराए। अभी हाल में देखिए, हिंदू त्योहार पर्व थे और एक आई लव मोहम्मद करके इन्होंने एक अकारण एक विवाद छेड़ा, जिसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हुई। लेकिन ऐसे विवाद छेड़ना गलत है और जो भाव बाबा साहब ने हमको दिया, साथ रहने का, साथ जीने का, उसके विपरीत काम करते हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है और उनको पहले भी सिरे से निकारा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। भोजपुरी संगीत और सिनेमा के स्टार्स एक बार फिर बीजेपी के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी, फिर मैथिली ठाकुर की एंट्री और अक्षरा सिंह की गिरिराज सिंह से मुलाकात। साफ है कि बिहार में स्टार पावर बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। इससे पहले रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे भोजपुरी स्टार्स राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या चुनावी फाइट में भोजपुरी स्टार पावर मददगार साबित होगा? क्या युवा वोटर्स को ये स्टार्स अपने चार्म से लुभा पाएंगे? और सिनेमा जैसा क्रेज सियासत में भी इनके लिए क्या वोटर्स में दिखेगा? आज इसी पर महाबहस करेंगे और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, तारिक खान साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में है, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, बिहार में रण तैयार, काम आएंगे पावर स्टार? ये तमाम स्टार्स की एंट्री तो हो जाती है और ये कोई नई परंपरा नहीं है, राजनीति में ऐसा हमेशा से रहा है। चाहे उन स्टार्स को चुनाव प्रचार में उतारा जाए या फिर उनको किसी सीट से लड़वाया जाए। तो क्या बिहार में ये स्टार पावर काम आएगी? सिनेमा के सितारे सियासत में कमल के सहारे, क्या कमल खिला पाएंगे ये सितारे? चुनावी फाइट में भोजपुरी स्टार होंगे क्या मददगार? ये आज का बड़ा सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आनंद दुबे जी आपसे यही, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि चाहे वो फिल्मी स्टार्स हों, सिनेमा स्टार्स हों, स्पोर्ट्स पर्सन्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, हमने देखा है दशकों से राजनीति में होता आया है। लेकिन पहले क्या होता था, उनकी भूमिका चुनाव प्रचार करने तक रहती थी, भीड़ जुटाने के लिए उनको लाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बढ़ा कि एक्टिवली पार्टी के कार्यकर्ता भी बने, चुनाव भी लड़े, जीते भी, और बीजेपी ने इस ट्रेंड को और नेक्स्ट लेवल पर जाकर स्थापित किया। अब एक बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिन नामों का हमने जिक्र किया, क्या वाकई कमल खिला पाएंगे? क्या स्टार पावर जीत में या वोटर्स के बीच में जो क्रेज है, क्या वो सिर्फ फैन बेस तक रह जाएगा या वोटर्स में तब्दील हो पाएगा? तो लगता है फिलहाल आनंद दुबे जी का फ्रेम चला गया, लेकिन यही सवाल तारिक खान से भी। तारिक खान जी बताइए, एक समय पर समाजवादी पार्टी के साथ भी हमने बहुत से सिनेमा जगत के सितारों को जुड़ते हुए, आते हुए पार्टी में भी देखा है। तो क्या ये स्टार पावर क्या वाकई राजनीति में सीट निकालने का एक फॉर्मूला बनता जा रहा है? मैम देखिए, सिर्फ स्टार पावर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार कौन है ये भी देखने की बात है। पवन सिंह की तो हरकतें हम लोगों ने स्टेज पर देखी है, वो क्या कर रहे थे, फिर उनका जिस तरीके से उनकी वाइफ के साथ विवाद चल रहा है वो भी हम लोगों के सामने है।
फिर हम लोग पावर स्टार की बात करते हैं, अभी आपने रवि किशन की बात की, उन्होंने अभी बताया कि सारा सामान 50% सस्ता हो जाएगा। अभी कह रहे थे, मैं गया खरीदने तो वो तो 10-12% हुआ, कुछ ही, क्योंकि टैक्स कुछ कम किया गया था। अब इतने ज्यादा राजनीतिक रूप से समझदार लोग, जो स्टार पावर की आप बात कर रहे हैं, दूसरे स्टार पावर फटाफट खोल के दिखाओ, लहंगा उठाएंगे रिमोट से, ये भी स्टार पावर है। तो स्टार पावर आप देखिए कि उनकी बौद्धिक क्षमता और जनता के लिए काम करने का उनका मनोबल या उनके अंदर क्या प्रेरणा है, यही प्रेरणा है, देखिए ना आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे पावर, स्टार पावर के बदौलत अगर बिहार में कोई सोच रहा है या देश के किसी कोने में सोच रहा है कि हम सत्ता ले आएंगे, तो मुझे लगता है उनको फिर से आत्मचिंतन, आत्ममनन करने आनंद दुबे की जी जुड़ जरूरत गए है। हमारे साथ। आनंद जी, अगर आपने सपा की बात सुनी, उसके बाद मैं कांग्रेस का भी रुख करूंगी। ब्लंडर्स भी करते हैं ये स्टार्स, पार्टी के लिए असहज स्थिति भी पैदा हो जाती है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ब्लंडर तब होता है जब जया प्रदा जी के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, तो ब्लंडर तो हो ही जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता ने जया प्रदा जी के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, किस तरह के पोस्टर लगवाए गए, ये तो सबने देखा, और वो आहत भी हुई, तो ये सबने देखा। इनके पार्टी में जया बच्चन जी भी हैं, लगातार उनके गुस्से की और उनके नाराजगी की जो है वीडियो भी आते रहते हैं, तो इस पर ये क्या बात करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं, देखिए, सिर्फ स्टार पावर ही नहीं, स्टार पावर के अलावा भी, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हों, जुडिशरी से आए हुए लोग हों, या फिर समाज के अलग अलग जो इलाके हैं या अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनसे जो अच्छे लोग आते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। हाँ, कोई अपराधी अगर आता है, मान लीजिए आपने देखा ही, तो बिहार से लेकर शहाबुद्दीन से लेकर और मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर और रमाकांत यादव से लेकर उमाकांत यादव से लेकर तमाम एक फहरिस्त है जो इन्हीं के पार्टी का दामन थामते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि जिसे अपराध करना हो, जिसको भ्रष्टाचार करना हो, जिसको देश को नुकसान पहुंचाना हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, ऐसे दल बने हुए हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में कांग्रेस है। ठीक है, मैं लौटूंगी आनंद जी आपके पास। सुधा जी, क्या लग रहा है, अब जैसे पवन सिंह की वापसी हो गई है, अक्षरा सिंह की गिरिराज सिंह से मुलाकात है, मैथिली ठाकुर अब पॉलिटिक्स में आने जा रही हैं और उसने भी अपना इरादा जता दिया है कि भाई जो है वो एनडीए गठबंधन बीजेपी के साथ ही जा रही हैं। तो आज के जितने भी उभरते हुए सितारे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, चाहे सिनेमा से हो, स्पोर्ट्स से हो, अलग अलग क्षेत्रों से हो, क्या बीजेपी पे ज्यादा भरोसा बढ़ गया उनका? हाँ, अपराधियों की बात कर रहे थे आनंद भाई, पहले मैं उसकी बात कर लूं। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक अपराधी किस पार्टी के हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आनंद भाई, उसकी बात बाद में कर लिया जाएगा। चलिए छोड़ते हैं, आते हैं, आपने कहा उभरते हुए सितारे। उभरते हुए सितारों में अभी हमारे एक माननीय गोरखपुर से आते हैं, उनकी पहले बात से शुरू करती हूँ, फिर आती हूँ उभरते सितारों पे। 5,000 का सामान 2,500 में, समोसा छोटा बड़ा, और अगर शमशान घाट में मरेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आप सोच सकते हैं उभरते हुए सितारे किस तरह की राजनीति और किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, ये सबको मालूम है। तो चलिए छोड़ते हैं, आजमगढ़ में निरहुआ जी भी गए थे, ऐसे बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं। मुझे उनपे नहीं, अभी मैथिली जी को मैंने सुना बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने 10 साल बहुत उनकी हेल्प की है, तो जाहिर सी बात है वो भी हेल्प कर रही है। तो ये इनके पास आता कौन है, ये बड़ी बात नहीं है। आने के बाद हिमाचल में पहुंच के 50 रुपए की चाय बिकी है, और कहीं और पहुंच के कुछ और बातें करने वाले इनके पास बहुत से हैं। और वही छोड़िए, रैंप वॉक से लेकर राजनीति में दूसरों को गाली गलौज करने वाले ऐसे बहुत से स्टार उभरते हुए हैं, जिनको आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, उनकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कहिए कि इससे, क्योंकि जनता आप सब कुछ देखती समझती, पहले चीजें उतनी सोशल मीडिया पे नहीं थी, लेकिन अगर एक हिमालय में कोई हिमाचल प्रदेश में पहुंच के बोलता है कि हमारे आज आप क्यों परेशान हो रहे हैं बाढ़ से, जो कुछ भी तूफान आ रहा है, हमारे तो रेस्टोरेंट में से 50 रुपए की बिक्री हुई है, तो जनता समझने लगी है कि भाई यहाँ पे कुछ तो दाल में काला है और चाय में बहुत कुछ काला है। और जो 5,000 की चीजें 2,500 में दे रहे थे, उनको जीएसटी में कितना कम हुआ यही नहीं मालूम था, वो जनता को क्या बताएंगे और जनता क्या उनसे इंस्पायर होके आएगी, ये आप भी जानती हैं। चलिए, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार, एक टिप्पणी उनसे भी लेते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या सीटें निकालने का फॉर्मूला बन गए हैं स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स या अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ऐसे लोग जिनके पीछे एक बड़ी फैन फॉलोइंग है? नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पे
राजनीति में ये आज से नहीं, लगभग मैं 3-4 दशक से देख रहा हूं कि जितने भी आइकॉन्स हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो फिल्मी कलाकार हों, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी रहे। एक समय जमाना था अमिताभ बच्चन का, कांग्रेस के साथ उन्होंने प्रयागराज से चुनाव लड़ा। एक जया बच्चन समाजवादी पार्टी से लगातार राज्यसभा मेंबर, लगातार वो लगभग 6-7 बार वो राज्यसभा से मेंबर रही। क्या हश्र हुआ? सवाल इस बात का नहीं है। आपने जो बिहार चुनाव पे जो अभी भोजपुरी समाज, देखिए भोजपुरी समाज एक बहुत बड़ा समाज है, मैथिल समाज है, तो बिहार में जो वोटर्स हैं, देखिए ये आइकॉन, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आपके फिल्मी कलाकार हो, हाँ, जहां अगर कहीं समाज को कोई, हमें अगर कहीं सीख देनी है तो निश्चित तौर पे इनका योगदान बहुत बड़ा होता है। फैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज्यादा है। आज क्या सोशल मीडिया का जमाना है और जिस तरीके से आज पाते हैं, मतलब आप पूर्व में उठा करके देखिए लोकसभा चुनाव जो बीते 2-3 हुए हैं देश के अंदर, निश्चित तौर पे भोजपुरी समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी होगी, आइडियोलॉजी, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आइडियोलॉजी। नेता कौन है, पार्टी का नेता कौन है, सबके साथ सबके विकास करने की बात, अगर वहां पे अगर फिल्मी कलाकार जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वोट का जो एक बिखराव होता है वो कहीं ना कहीं वो समाज उस जगह जाने का प्रयास करता है। तो ये फिल्मी कलाकारों का ये चलन सारे राजनीतिक पार्टियों में रहा है। इस फॉर्मूले को सबने ट्राई किया, सब आजमाते हैं। आनंद दुबे जी, पवन सिंह की वापसी हुई है बीजेपी के अंदर। एक बहुत बड़े भोजपुरी स्टार हैं वो, हाल ही में उनका जो शो है उसमें भी बहुत हेडलाइंस उन्होंने ली हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। बीजेपी में वो जिस तरह से आए हैं, लेकिन सपा ने उन पर निशाना साधा है और कहा है जो भी पर्सनल कंट्रोवर्सी उनकी चल रही है, उनका जो भी घरेलू मामला चल रहा है, कि वो उसको सॉर्ट आउट कर लें, वरना पूर्वांचल में प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा उन्हें। नहीं, देखिए वो उनके परिवार का मसला है और निश्चित रूप से वो आपस में उसको तय करेंगे। अगर कहीं किसी तरह से नियम कानून का उल्लंघन होगा तो प्रशासन को जो काम करना होगा वो करेगा। लेकिन परिवार के संस्कारों की दुहाई देने वाले उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सबने देखा है लालू जी के घर पर कि बहू की क्या गति रही है और अभी बेटे की क्या गति कर दी गई। और समाजवादी पार्टी की बात मत करिए, इनके यहाँ की एक बहू तो हमारे यहाँ ही है, वहीं से प्रताड़ित होके आई है, उनको वहां पर कोई सम्मान नहीं मिला, तो आज वो हमारी पार्टी में है, सम्मान है। तो ये बड़ी स्पष्ट चीज है कि समाजवादी पार्टी हो या लालू जी की पार्टी, ठीक है, सबका लगभग चाल चलन एक जैसा ही है, कोई उसमें बहुत अंतर नहीं है। आपको याद होगा लालू जी का एक बयान जो हेमा मालिनी जी को लेके उन्होंने दिया था, कितना विवाद हुआ था उस पे। बिहार के सड़कों की तुलना उन्होंने कैसे की थी, ये सबको याद है। तो ऐसे में अब स्टार कैसे अगर इधर का रुख करेगा, और स्टार को पता है कि अगर वो लालू जी की पार्टी में चला गया तो अगर पार्टी किसी तरह से सत्ता में आ गई तो फिर उन्हीं से फिरौती होगी, उन्हीं का अपहरण होगा, उन्हीं से पैसा लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जो उत्तर बिहार ऐसा क्यों कहा समाजवादी पार्टी ने कि पवन सिंह का पूर्वांचल में चुनाव प्रचार जो है वो मुश्किल हो जाएगा, घुसने नहीं देंगे, ये धमकी है किसी तरह की? नहीं, ये देखिए, अभी संस्कार की बात हुई, स्टेज पर महिला एक्ट्रेस को बैक टच करना, ये संस्कार, यही तो बीजेपी का संस्कार है, तभी तो इनके साथ गए हैं। धाकड़ वाला संस्कार लेकर आए, ट्रेनिंग ली, फिर बीजेपी में गए, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका संस्कार, इनको मुबारक। लेकिन मैं कह रहा हूं एक्ट्रेस, बिल्कुल एक्टर आए, एक्ट्रेस आए राजनीति में, लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके की घटनाएं जुड़ी हुई हैं तो उसकी बिल्कुल राजनीतिक हम आप बैठेंगे तो चर्चा जरूर करेंगे। अब इनकी पवन सिंह की पहली वाइफ, इन्होंने सुसाइड किया था, क्या वजह थी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों तमाम बातें ये जब राजनीतिक, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा हूं जीवन में अगर कुछ चल रहा है, पुलिस केस है, क्या है, बिल्कुल उस पर क्या एक्शन हो रहा है, इस पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता ना। अखिलेश यादव साहब के निजी जीवन पे चर्चा हो सकती, मगर हम किसी नेता के निजी जीवन पे चर्चा नहीं कर सकते। हम आपकी इस बात से सहमत है, क्योंकि हम न्यूज़ 18 पे बाध्य हैं, हम नहीं करेंगे चर्चा, आप कह रही हैं अगर। मगर बीजेपी बिल्कुल अखिलेश जी के परिवार के ऊपर हर चीज पे चर्चा कर सकती है, ये स्वतंत्र है। चलिए खैर, ये एडवांटेज तो बीजेपी को शुरुआत से मिलता रहा है। मैम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आरोप भी लगे ना, कोई निजी आरोप तो नहीं लगा ना?
ये राजनीतिक आरोप ही है ना। पवन अगर सिंह अगर आप चाचा अगर राजनीतिक चाचा भतीजा के विवाद को भी लेकर सवाल पूछा गया हो या उसकी भी चर्चाएं अगर हुई हो तो दोनों ही राजनीति में थे ना, दोनों ने अलग पार्टी अभी बनाई कहा है ना। गया, आप ये कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि जो इनकी पार्टी में गई समाजवादी पार्टी से हमारे घर की बेटी, तो वो उनको चुनाव लड़ाया गया था। ऐसा नहीं है कि अब वो चुनाव नहीं जीत पाई थी, ऐसा नहीं है उन्हें सम्मान नहीं दिया गया था, हमने उनको चुनाव लड़ाया था। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई राजनीति में आ गया तो उसकी तमाम चीजों की चर्चा होगी, तभी हम आज पवन सिंह की बात कर रहे हैं, तभी आप बात कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं मनोज तिवारी की, हम बात कर रहे हैं रवि किशन की। तो जरूर इनके अंदर जनता की सेवा का भाव होना चाहिए। अब पवन सिंह के अंदर भाव कैसे आएगा, इस बात को आप बिल्कुल समझने की जरूरत है। बोलिए आनंद जी। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, निश्चित रूप से मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि किसी के निजी जीवन की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने अगर अपर्णा जी की बात की तो मैंने अपर्णा जी के निजी जीवन की बात नहीं की। अपर्णा जी ने हमारी पार्टी में आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं वही मैंने इनके सामने रखी। एक विषय। दूसरी चीज, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए आज कि बिहार में क्यों कोई लालू यादव जी की पार्टी में जाएगा भाई। जिस पार्टी के लिए, जिस पार्टी के शासनकाल में पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी करके जंगल राज शब्द, ये पटना हाई कोर्ट ने कहा था, उसी के बाद में देश में जंगल राज शब्द आया। उसी के समय में अपहरण उद्योग की संज्ञा दी गई। बिहार की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 0.6 तक पहुंच गई थी, आज वो 8.4 है। तो अंतर है किस तरह से बिहार में हत्याएं होती थी। 88,000 अपराधियों को सजा दिलाने का काम नीतीश जी की सरकार ने किया, जिसमें 200 अपराधियों को फांसी की सजा, 4,000 के करीब उम्र कैद की सजा और 10,000 अपराधियों को 10-10 साल से ज्यादा की सजा ये नीतीश जी की सरकार में मिली। तारिक जी 10 सेकंड कमेंट कर लीजिए, उसके बाद मैं सुधा जी का रुख करती हूँ। 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की सरकार 2017 के पहले चल रही थी। आज अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट की अब लगातार तो नहीं बोल सकते ना, लगातार कोई नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप जज, जूरी और जल्लाद खुद ही सब कुछ नहीं बन सकते, तो उनको जूता मार दिया जाता है। अब तो आप कोर्ट की और हाई कोर्ट का हवाला दीजिए ही ना, क्योंकि इसके आगे अब और ही क्या कहा जाए, कुछ कहने के लिए बचा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की 50 टिप्पणियां, डेट वाइज बता सकता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर निस्त नाबूद हो चुका है, यहां कुछ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ बचा ही नहीं। तमाम बार सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की सख्त टिप्पणी है, यहां के डीजीपी के लिए है, प्रमुख सचिव के लिए है, मुख्यमंत्री के लिए। तो कोर्टों की टिप्पणी की अब क्या ही बात की जाए, कुछ बचा नहीं कहने। ठीक है, सुधा जी। जी आस्था जी, कुछ प्रश्न है आपका कि मुझे इस पे ही? जी एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं मैथिली ठाकुर, और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्टार पावर काम आएगी बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन के बिहार के अंदर। बहुत स्वागत है मैथिली आपका न्यूज़ 18। नमस्कार, धन्यवाद। तो शुरुआत में सवालों की करूं, लेकिन पहले मैं पूछ लेती हूँ, शुभकामनाएं अभी दे सकते हैं आपको या थोड़ा रुक के? शुभकामनाएं दे दीजिए, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा, आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, हम सब उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन काफी कन्विंसिंग रहा है पिछला 4 दिन। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आगे के लिए शुभकामनाएं। एक नए सफर की शुरुआत आप कर रही हैं। उम्र बहुत कम है और हमेशा से चर्चा भी रही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक लोक गायक के तौर पर जो छवि बनाई है, उसके बाद अब राजनीतिक सफर, तो यहाँ पर भी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में राजनीति में आई हैं, यूथ आइकन हैं, एक अलग तरह की उनकी पहचान है, तो वो क्या करेंगी राजनीति में आके? बहुत सारी बातें हैं जो अभी पिछले 4 दिन से मैं प्रोसेस कर रही हूँ। मेरे अंदर ये हिम्मत तब आई जब मैं अभी 4 दिन भी नहीं, 2 दिन हुए हैं मिले हुए मुझे नित्यानंद राय जी और साथ ही साथ विनोद तावड़ी जी, दोनों एक ही साथ मिले। अच्छा, पहला फोन किसका आया आपको? मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब हम पटना गए, उनसे मिले, तो 30 मिनट लगातार हमने बात की, जिसमें बिहार के बारे में बहुत सारी बात करी। तो मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगा जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहे थे, मेरे पिताजी से बात कर रहे थे और बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे। और हम लोग काफ़ी पर्सनल भी हो गए बात करते करते कि हम लोगों ने खुद क्या झेला है, क्या प्रॉब्लम्स रही है और कैसे हम लोग अपनी सोसाइटी को पे बैक करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए कैसे उसके डेवलपमेंट में कैसे हिस्सा लेंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे कन्विंसिंग लगी और फिर मैंने उस दिन मन बनाया कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ।
तो ये पहला प्रस्ताव या ये पहला वाक्य किसने आपके सामने रखा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी मैथिली, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी मैथिली? ऐसी बस चर्चा चल रही थी कि अगर ऐसा हो तो क्या आप तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो विचारधारा मेरी भी बन रही थी धीरे धीरे धीरे। लेकिन जब मैंने उन दोनों को उस दिन अपने मन की बात बताई और उन्होंने जब मुझे काफी ज्यादा हिम्मत दी, तो मैं बहुत श्योर हो गई हूँ कि अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं पूरे जोर के साथ उतरूंगी। अब तक किस किस से मुलाकात या फिर पार्टी हाईकमान से भी क्या फोन पर कोई बात हुई है आपकी? नहीं, अभी फिलहाल आपने जो फोटो देखा है वही, और बाकी दूसरे स्पेस में, क्योंकि मैं कार्यक्रमों में बहुत सारे लीडर्स से, पॉलिटिशियन से मिलती रहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला, तो वो अलग चीज है। लेकिन इस दौरान मैं सिर्फ नित्यानंद जी से, विनोद जी से मिली हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, उनके हाथों आपने बतौर इन्फ्लुएंसर एक बड़ा अवार्ड भी लिया हुआ है। तो पूर्व में कई बार जाहिर सी बातें आपकी मुलाकात हुई है पीएम से, तो क्या उन्होंने कभी टटोला? वो तो बातों ही बातों में बहुत कुछ भाप जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि क्या इस ओर भी है। कभी नहीं, कभी ऐसी पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं हुई। जब भी वो मुझे मिले, मैथिली कैसी हो, नमस्ते, फिर उसके बाद यही कुछ नया गाना बनाई, तो यही सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हुई है। तो लेकिन मेरे फेवरेट लीडर वो बहुत समय से है, क्योंकि जब से उनको मैंने बोलते हुए सुना है, जब से मेरी पॉलिटिकल समझ हुई है, जब से मैं पॉलिटिकली अवेयर हुई हूँ कि मेरे साथ, मेरे सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे आसपास के लोग और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बेसिकली, तो तब से मैं उनको बहुत अडोर करते आई हूँ, बहुत अप्रिशिएट, और बहुत ज़्यादा मैं उनकी आदर करती हूँ। और जिस तरीके से वो लगातार 2 घंटे मंच पे आकर के बोलते हैं और 1 सेकंड के लिए भी कोई इंसान बोर नहीं होता है, तो ये काफ़ी चीज़ें छोटी मोटी है जो मुझे लगातार बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करती हैं और उनकी तरफ खींचती हैं। तो पार्टी के जो चाणक्य हैं उनको तो गृह मंत्री अमित शाह सब लोग जानते ही हैं, और कहा जाता है कि वो ही तय करते हैं पार्टी की जो सफलता। आज जिस मुकाम पर है पार्टी, उनका एक बड़ा हाथ बतौर रणनीतिकार इसमें माना जाता है। उनसे भी कोई बातचीत हुई आपकी या उनको लेकर? मैं उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनके सामने में एक बार कार्यक्रम हुआ था बिहार के किशनगंज में, और ये कम से कम 4 साल पुरानी बात है, 4 साढ़े 4 साल पुरानी। और मीटिंग के दौरान नित्यानंद जी ने मुझे एक हिंट दिया कि आपको तब से पसंद करते हैं जब से आपने सुंदर सुभूमि भैया गाया उस कार्यक्रम में, आपको तब से सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ऊपर से मैं गुजराती भाषा में भी काफी गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अलग एक पॉलिटिशियन वाला एंगल को अलग किया जाए तो हर एक इंसान म्यूजिक से कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है और गाने सुनता रहता है, तो मुझे उस तरीके से वो जानते हैं। तो यानी राम भजन गाते गाते अब आगे भी राम जी बेड़ा पार लगाएंगे। राम की बात करने वाली पार्टी से तो आप जुड़ी रही हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विचारधारा काफी मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं सोच एक है, अलाइन हो रहा है हर एक चीज। मैंने कभी ऐसा सोचा कि मुझे अवसर मिले ऐसा कि मैं लोगों की सेवा करूं, और इतनी जल्दी वो चीज मैंने मन में सोची और सामने से वो ऑफर या वो प्रस्ताव मुझे मिले तो मैं उसको बिल्कुल नहीं नकारूंगी। कभी सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी मुझे ये अवसर मिलेगा। जी। कई सारी जगहों का नाम चल रहा है मैथिली ठाकुर के साथ कि वो यहाँ से क्या लड़ सकती हैं या इस जगह से लड़ सकती हैं, तो क्या कोई आपने ख्वाहिश ऐसी जताई है कि कहाँ से चुनाव? मैंने कभी ख्वाहिश नहीं जताई है। मुझे बिहार में कहीं से भी मौका दिया जाएगा मैं उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन जो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे लगता है मेरे जो गांव का क्षेत्र है, और इसमें दरभंगा मधुबनी दोनों, क्योंकि दरभंगा नानी गांव, मधुबनी मेरा दादी गांव, और दोनों से बहुत ही जुड़ाव है। और कहीं से भी मुझे पार्टी आदेश देगी तो मैं वही स्ट्रांगली खड़ी रहूंगी और लड़ूंगी। अच्छा, छोटी सी बच्ची मैथिली जब रही होंगी तो गांव की गलियों में जगह जगह आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ गाती हुई होंगी, बहुत सारी यादें आपकी वहां से जुड़ी होंगी। लेकिन अब जब नेता बन के सबके बीच में जाएंगी तो क्या करेंगी? सोचिए कि आप चाह रहे होते हैं कि मेरे गांव में ये चीज खराब है, इसको ठीक करवाना है, लेकिन आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो ये अब बदलाव होगा जब मैं खुद दिल्ली छोड़ करके गांव में रहना शुरू करूंगी, अपने लोगों के बीच में रहूंगी, अपने लोगों की बातें सुनूंगी, उनकी समस्याएं सुनूंगी और उस पे एक्शन लेने के काबिल रहूंगी, योग्य रहूंगी। तो ये सोच के ही मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि फाइनली अब मैं अपने कंफर्ट जोन, जो मैं बोलती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही है मेरा जीवन जो चल रहा है अभी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि क्यों आप संगीत को छोड़ करके इसमें जा रहे। सबसे पहली बात, संगीत को मैं कभी नहीं छोड़ रही हूँ। मेरा गला हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैं आजीवन गाते हुए रहूंगी और रियाज मेरे हाथ की चीज है। और अगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। अपने गाँव में एक
एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे देख करके जो हमारा यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो। सबके मन में जो ये पॉलिटिक्स को लेके एक विचारधारा है कि ये बहुत टेढ़ी चीज है, सीधी बात होती ही नहीं है, पॉलिटिक्स ये है वो है, लेकिन अब उसका एक एक नया डिस्क्रिप्शन बने कि पॉलिटिक्स को लीड करने के लिए औरतें भी उतनी ही मजबूती से आ रही हैं, यूथ भी, हमारे जो कम उम्र के जो 25, 26, 27 साल के लोग हैं वो भी उतने ही मजबूती से आगे खड़े हैं। जी मैथिली, आज जेनजी की बात बहुत होती है। मैं किसी आंदोलन का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन जेनजी की बात होती है। सब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग ही जनरेशन है, इनके ओपिनियंस बड़े अलग हैं, बहुत स्ट्रांगली बातों को रखते हैं लेकिन आलसी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको बहुत कुछ बड़ा चाहिए होता है। तो आप भी लगभग इसी जनरेशन से बिलोंग करती हैं? जरूर, मैं इसी जनरेशन की हूँ, लेकिन वही है कि हर एक इंसान का एक इंडिविजुअल जर्नी देखा जाए। आपने मुझे बड़े होते हुए देखा है, मेरे परिवार को बड़े होते हुए देखा, हम तीनों भाई बहन को देखा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ काम को लेकर के चल रहे हैं। एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसके साथ टिक करके रहना, ये मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों की कमजोरी होती है। कोई एक चीज को लेकर के पकड़े रहना, उसको लेके अंत तक चलना, ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस पे चल नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी ताकत है। अगर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है तो भगवान भी उस चीज को वैसे अलाइन कर देते कि वो काम हो जाए। तो बस मेरे मन में अभी बस एक ही चीज है कि मैं अपना कंफर्ट जोन हटा करके जो मेरा लाइफस्टाइल है, आराम से कहीं फ्लाइट से उड़ करके जाओ, परफॉर्मेंस दो और फिर वापस घर को आओ, तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन मैं इससे भी बाहर निकल करके अपने लोगों के लिए अब काम करना चाहती हूँ। मतलब कि अब आप जो है वो ग्राउंड पर पसीना बहाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, कल को अगर विधानसभा में आप पहुंचती हैं, चुन करके जाती हैं और आगे अगर आपको संसद में भी जाने का मौका मिलता है, जेनजी से आप बिलोंग करती हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि आपकी भी एक जर्नी रही है, बिल्कुल बिहार के एक छोटी सी जगह से आप आज पूरी दुनिया में जाकर भारत के उस सभ्यता को, भारत की उस संस्कृति को दिखा रही हैं, तो कौन से मुद्दों को आप रखेंगी? या आपको ऐसा लगता है कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक हाउस में आया नहीं? क्योंकि इतने दशकों से हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन क्या उससे आगे की भी कोई बात ऐसी है जो आज महसूस होती है या उसको रखा जाना जरूरी है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक मोटा मोटी चीज की बात तो कर ही लेते हैं। हालांकि ये वो टॉपिक है जो मैं जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तब आप लोगों के पास आकर के मैं ये सारी बातें बोलना चाहूंगी। लेकिन अगर एक बहुत संक्षिप्त रूप से बोला जाए तो मोटा मोटा चीज के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, काम करते भी हैं, लेकिन मैं चीजों को थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारी उम्र के जो लोग हैं वो किस मानसिकता के साथ चीजों को देखते हैं, समझते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से सोचते हैं। जैसे आपने जेनजी की बात की, हमारे लिए जरूरी ये है कि हमको सुना जाए, हमको वो तवज्जो दी जाए। ये सोचे कि नहीं कि ये तो अरे ये तो छोटा है, इसका तो बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये काफी चीजें होती है जो हम लोग अपने आसपास बड़े लोगों के मुंह से सुनते हैं। एक तो वो चीज है, दूसरी चीज है सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरी ये चीज है कि जो बिहार से जितने लोग बाहर गए, जिसमें कि मैं भी हूँ, ये शुरुआत हुई मेरे पिताजी के थ्रू। पापा के पास गांव में सब कुछ है, सब कुछ था उस समय तो और ज्यादा था, लेकिन वो सब छोड़ करके एक झुग्गी में जीवन शुरू करना दिल्ली में आकर के, और उसी में हम लोग भी हुए। तो हमको गांव भेज देना था कि हम लोग बचपन हमारा ठीक ठाक बीत जाए, खाने पीने को पेट भर के मिले। फिर वापस जैसे 7 साल के हुए तो दिल्ली आए, ताकि अब काम करना शुरू करना है, सीखना शुरू करना है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि इस पे मैं आपसे आराम से कभी जिक्र करूं, बातचीत करूं। डेफिनेटली मैं अब जब आप एक बार अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपका जरूर इंटरव्यू करना चाहूंगी मैथिली, और मैं जानना चाहूंगी कि आपके एक्चुअली ओपिनियंस और व्यूज क्या हैं यूथ को लेकर, आप किन बातों और मुद्दों को उठाना चाहती हैं। लेकिन हमने देखा है कि जहां भी, मैंने एक बार आपको एयरपोर्ट पर देखा था, लखनऊ एयरपोर्ट की बात है, हम लोग भी अपने शो के लिए वहां पर जा रहे थे और आप भी विद फैमिली वहां थी, आपके पिता आपके साथ थे, दोनों भाई। हमने देखा हमेशा आप 3-4 लोगों की फैमिली जो है वो एक टीम की तरह नजर आती है। लेकिन अब जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, किसी भी वक्त आपकी डोर बेल बजेगी, कोई भी अपनी शिकायत लेकर के आएगा, तो वहां मैथिली अकेले जाएंगी, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगी, क्या वहां परिवार की क्या भूमिका रहेगी? मैं हर तरीके से तैयार हूँ। मैंने ये सब पहले ही सोच लिया, जो अभी आप बता रही हैं ये सब मैं इमेजिन करके अभी आज आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ कि क्या वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, कितनी बड़ी चैलेंजेस हो सकती है मेरे सामने, और मैं हर एक चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ।
तो अभी तक कभी जैसे देर हो जाती है काम के दौरान या कहीं गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या वापस आने में, तो थोड़ा पापा मम्मी की तरफ से रहता है ना कि भाई बहुत लेट हो गया है, तो क्या अब वो भी आपको ये फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं? उनका भरोसा, एक उनकी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ अब इसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में दो, ये राजनीति में कुछ करना चाहती है तो हम पीछे हैं। मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट रहा है कि जहां जाऊं एटलीस्ट कोई ना कोई परिवार का मेरे साथ होता है। दोस्ती ऐसी है नहीं कि मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा जीवन कंप्लीटली ऑपोजिट होने वाला है और इसको लेकर के हम चर्चा भी कर रहे थे कि अब कैसे मैं रहने वाली हूँ। तो पापा तो पूरी तरीके से सपोर्ट में है, मेरे पूरे परिवार के लोग मेरे साथ खड़े हैं। आगे जैसे भी जो भी होगा हर चीज को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं। जी, कभी किसी राजनीतिक आइकन को आपने फॉलो किया है, किसी महिला नेत्री या फिर किसी ऐसे नेता को देखकर जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं बतौर स्टूडेंट, या आप छोटी रही हूँ या हाल ही में? अब प्रधानमंत्री मोदी का नाम तो आपने लिया, लेकिन क्या किसी और ऐसे नेता? मैंने उनको एक्टिवली देखा है जब से मेरा पॉलिटिकल अवेयरनेस मैंने डेवलप किया है, जब से वो समझ आई है, तब से मैं प्रधानमंत्री जी को देख रही हूँ। लेकिन अगर पीछे की बात करें तो सुषमा स्वराज जी का एक जो चेहरा है, उनका जो नाम है, जिस इज्जत से हर एक उम्र के लोग उनको सम्मान देते हैं, तो एक वो फिगर हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके कार्य को एग्जीक्यूट करने का तरीका, तो वो चीजें हैं। तो बस यही कुछ नाम है मेरे दिमाग में। जी, अब बिहार में आप एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगी तो यहाँ तो बहुत कुछ चलता है, मुद्दे के साथ साथ ओबीसी पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कितने चरम पे है, बहुत सारी राजनीति में समीकरण जो होते हैं उनसे जूझना पड़ता है, तो उस सब के लिए बहुत एक समझ, एक अनुभव की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मैथिली ठाकुर कैसे तैयार कर रही हैं अपने आप को? हर एक चीज के लिए तो फर्स्ट डे होता ही है। आप कोई भी चीज शुरू करें तो पहला दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ते जाती है। तो पॉलिटिक्स मेरे लिए नया होगा, जब मैं एक्टिवली इसमें उतरूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे गांव का क्षेत्र अगर मिले तो मेरे लोग मुझे बहुत सिखाने में हेल्प करेंगे और आगे आगे देखते जाएंगे कि मेरा करियर कैसे इसमें डेवलप होता है, कैसे मैं लोगों की सेवा करने में सक्षम रहती हूँ। लेकिन मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, मैं चीजें जल्दी सीखती हूँ और जल्दी अपनाती हूँ। इसीलिए लोगों का प्यार जो है वो लगातार मुझे भर भर के मिलते जा रहा है। मुझे बहुत सारे SMS कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मैसेज आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। तो बस मैं हर एक चीज सीखने समझने के लिए भी बहुत तैयार हूँ। जी, कहते हैं कि हर साधना का एक फल होता है, तो संगीत आपके लिए साधना की तरह रहा है। उसने आपको बहुत कुछ दिया, आपको बनाया, आज आपका नाम देश विदेश तक लोग याद रखते हैं, आपको बुलाते हैं। तो अब जब राजनीति में आ जाएंगी तो कैसे बैलेंस करेंगी? और एक तरफ साधना है और दूसरी तरफ समर्पण। आप क्योंकि PM मोदी से इंस्पायर हैं तो वो तो समर्पित जीवन जीते हैं राजनीति का, उसी की बात करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी जी, दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, संगीत और राजनीति? जी बिल्कुल, बैलेंस तो मैं हमेशा पूरे जीवन भर चीजों को करते आई हूँ। मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा रहा है कि चीजों को एक तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली सेट करना पड़ता है कि आपको जिस समय में आप हैं उस समय आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। तो संगीत ऐसी चीज है, कई सारे लोग क्या ना अपने उम्र के एक पड़ाव में आकर के पॉलिटिक्स को चुनते हैं या फिर उनको वो मौका तब मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के बारे में एक नोशन सेट है लोगों के दिमाग में कि ये एक वैसी चीज है रिटायरमेंट के बाद जब कुछ नहीं हो जीवन में करने के लिए तब पॉलिटिक्स में अपना आजमाओ। लेकिन ये पॉलिटिक्स वो चीज नहीं है कि आप जब थक चुके हो तब जाकर के आप अपनी शुरुआत कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने फुल एनर्जी में हूँ और अभी मैं चीजों को बैलेंस करने में सक्षम हूँ, तो मैं पूरी मजबूती से आऊं। और बिहार को बहुत जरूरत है यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो उनको सुने। पहली बात ही मैंने आपको बोला कि एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो कि लोगों को यही बहुत आफियत देगा कि कोई उनकी बात पूरी तरीके से सुन रहा है, क्योंकि आजकल कोई सुनता ही नहीं है। कोई चुन के आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं फिर दूसरी जगह रहने के लिए, अपने क्षेत्र में घूम के आते भी नहीं है। लेकिन वही है कि मैं अपना दिल्ली वाला पूरा जो सिस्टम है वो छोड़ करके मैं अपनी गांव की ओर जाना चाहती हूँ और समर्पित रहना चाहती हूँ। और संगीत मैं गले से कभी इस्तीफा नहीं दे सकती हूँ। मेरा संगीत मेरे साथ हमेशा रहेगा और बैलेंस इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा खाना पीना ही म्यूजिक है और साथ ही साथ राजनीति। मैथिली, जाते जाते इस वक्त क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है या जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही ग्रैटिट्यूड में दिख रही है, तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप सुर के माध्यम से
या कविता के माध्यम से, या इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं या किसको डेडिकेट करना चाहती हैं? कुछ 2 लाइन अगर आप हमारे दर्शकों के लिए। हमारी भारत की खूबसूरती को देखते हुए कि हमारी जो आत्मा है हमारे इस भूमि से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। कुछ भी हो जाए, आप पिज्जा बर्गर कितना भी खा लें, लेकिन रात को लौट करके आपको भात दाल की जो क्रेविंग होती है वो एक सॉलिड चीज है, वो कभी नहीं मिट सकती है। तो ये 2 लाइन सुनाती हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोर प्राण बसे हिम खोहरे पटोहिया, मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं मैथिली ठाकुर। धन्यवाद।